हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस अकॉर्ड में। चलिए शुरू करते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट नंबर 2 अर्थात दूसरा पार्ट। इससे पहले हम एक पार्ट बना चुके हैं एनवायरनमेंट का। अगर वो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसके अलावा पॉलिटी और हिस्ट्री को भी कंप्लीट करा चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करना है। होते हैं अर्थात उत्पादक, उत्पादक के बाद प्रथम उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, इधर से इस तरफ की ओर जाता है। और जितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है वो अपने पहले पोषण स्तर की 10% होती है। ये पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं 10% लॉ के अकॉर्डिंग। और ये 10% लॉ किसने दिया था? ये दिया था लिंडेमैन ने। ये भी बता चुके हैं, तो इसीलिए पिछली वीडियो देखना जरूरी है, देख लीजिए। हालांकि थोड़ी थोड़ी चर्चा मैं यहाँ भी करता जाऊंगा। दूसरा है, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य चक्र, खाद्य जाल, खाद्य संगम या खाद्य श्रृंखला। पोषण क्रम जो बनता है जीवों के मध्य, जैसे घास होती है तो घास को कौन खाएगा? टिड्डे। टिड्डों को कौन खा लेता है? मेंढक। मेंढक के बाद आता है सांप, सांप के बाद बाज, बाज के बाद ऐसे ही ये अपघटक जो होते हैं, डिकम्पोजर्स। तो ये जो चक्र बनता है पोषण चक्र, इसको क्या कहते हैं? खाद्य चक्र, खाद्य जाल, खाद्य संगम या खाद्य श्रृंखला। तो इसको खाद्य चक्र नहीं कहेंगे, चक्र समझ के आप ये मत लगा देना। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। अगला है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1962, 1970, 1972 या फिर 1982? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वैसे हम पिछली वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1972। अब इसमें चर्चा करने लायक कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? यहाँ वन संरक्षण अधिनियम की बात की गई है और वहां पर वन्य जीव संरक्षण की बात की गई थी। तो वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1978, 1980, 1972 या फिर 1981? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1980 में। इन वीडियोज में जितने एक्ट बता रहा हूं वो रट लेना, और वहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे इसके अलावा। अगला है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, शिमला में, देहरादून में या गंगटोक में? भारतीय वन्य जीव संस्थान, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में। ये अधिकांश जो पर्यावरण से या फिर वन्य जीवों से रिलेटेड संस्थान है वो देहरादून में ही है। अधिकांश, ये ध्यान रखना है, सब पे नहीं लगा देना है। अगला है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? देहरादून में, हैदराबाद में, नैनीताल में या शिमला में? तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देहरादून में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर WWF अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक है? प्रतीक चिन्ह बताना है। WWF का प्रतीक चिन्ह कौन सा जानवर है? शेर, ज्वाइंट पांडा, ये ज्वाइंट पांडा नहीं बल्कि जाइंट पांडा होगा। जाइंट का मतलब विशालकाय होता है। विशालकाय पांडा या जाइंट पांडा, हर्निवल या सफेद भालू? तो इनमें सही आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा, ज्वाइंट पांडा। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 29 फरवरी, 30 मई, 5 मई या 3 मार्च? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। ये डेट बिल्कुल याद रख लें। जितनी डेट और जितने एक्ट बता रहा हूं वीडियो में वो बिल्कुल रट लीजिए, और अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक भी कर दीजिए। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वनों की कटाई से या फिर सांस्कृतिक प्रदूषण से? चिपको आंदोलन के संदर्भ में कुछ फैक्ट बता दे रहा हूँ अच्छा आपको। ये कब हुआ था अगर पूछ ले तो आ जाएगा 1973 में। इसके अलावा कहाँ हुआ था ये पूछ ले तो आप ध्यान रखेंगे उत्तराखंड में। पहले ही उत्तराखंड नहीं था, पहले उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश के चमोली में उस टाइम में। लेकिन चूंकि अब उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड का चमोली हो जाएगा, और चमोली जहां पर फूलों की घाटी है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, सर्वचर्चित नाम सुंदरलाल बहुगुणा। इनकी डेथ हो चुकी है, ये शायद 2021 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये 3 फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। किससे संबंधित था? वनों की कटाई से। इन्होंने वनों की कटाई के विरुद्ध पेड़ों से लिपट कर एक नए आंदोलन की शुरू की, चिपक गए थे अर्थात, इसीलिए इसे चिपको आंदोलन कहा गया। अगला है, वनों के विनाश का प्रमुख कारण है सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिक विकास या कृषि विकास? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, औद्योगिक विकास। ये जितने भी विकास हैं ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक विकास से ही संबंधित हैं। तो इसका मेन जो अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा।
अगला है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास के लिए, वन या वन्यजीव की सुरक्षा के लिए, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य के लिए, या उद्यानों का सौंदर्यकरण के लिए। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, ये एक पर्सन थी जिनकी स्मृति में इस पुरस्कार को दिया जाता है। राजस्थान की रहने वाली थी ये, और ये प्रसिद्ध हैं इसीलिए क्योंकि राजस्थान में खेजड़ी के वन, खेजड़ी वृक्ष होता है, उसके वन जिसे पवित्र उपवन कहते हैं, उसकी संरक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के प्रयास के लिए इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके ही सम्मान में इस पुरस्कार को शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, सवाना वनों में, या फिर शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में। ये आप लगा सकते हैं कॉमन सेंस से। पहली बात ये सोचिए सबसे ज्यादा अच्छी धूप कहाँ मिलती है? प्रकाश। दूसरा ये सोचिए बारिश सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। आर्द्र का मतलब ही हुआ जो जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा हो। तो उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषता क्या होती है? यहाँ पर बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक ही होती है। इसके अलावा यहाँ पर प्रकाश की पर्याप्त मात्रा रहती है, इसीलिए यहाँ पर डायवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है। अगला है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, या मुंबई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है कब? 24 जुलाई को, 29 जुलाई को, 20 जुलाई को, या 25 जुलाई को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 29 जुलाई को। इनमें चर्चा करने लायक कुछ है नहीं, बस आप रट लीजिए इनको। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ सही सुमेलित कौन सा है इसकी पहचान करनी है। इधर कुछ टर्म दी गई हैं और उधर इनके खोजकर्ता या किन्होंने इस शब्द को गढ़ा वो दिए गए हैं। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके अपना आंसर लगाना है। फिलहाल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व। एडवर्ड सुएस या एडवर्ड सुस भी कहते हैं इनको, क्योंकि इनकी स्पेलिंग लिखी जाती है SUESS। तो एडवर्ड सुएस ने बायोस्फीयर रिजर्व वर्ड को दिया था, तो ये सही है। इकोसिस्टम, ये टांसले का है, AG टांसले का। इसके अलावा इकोलॉजी, ये अर्नेस्ट हैकल का है। पिछली वीडियो में बताया था अर्नेस्ट हैकल। इसके अलावा जैव विविधता रीडर का नहीं बल्कि ये दिया था एडवर्ड विल्सन ने, तो आप एडवर्ड विल्सन करके याद रखेंगे। अगला है रामसर कन्वेंशन भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? रामसर कन्वेंशन का संबंध पूछा है किससे है निम्नलिखित में से? आर्द्र भूमियां, आनुवांशिक संसाधन, खाने, या फिर वन भूमियां। रामसर कन्वेंशन के संबंध में कुछ फैक्ट जो आपको याद होना चाहिए कि ये कन्वेंशन हुआ था 1971 में। कहाँ हुआ था ये भी पूछ लेते हैं, ईरान के रामसार में, ये जगह का नाम है, इसीलिए इसको रामसार कन्वेंशन कहते हैं। इसके अलावा अगर ये पूछ ले भारत ने इस पे कब हस्ताक्षर किए थे, तो वो हो जाएगा 1982 में। और ये आर्द्र भूमियां अर्थात वेटलैंड जो होती हैं दलदल, उनके संरक्षण से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक ऊंचाई पर आप इन ऑप्शन में से आराम से लगा सकते हैं क्योंकि पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं हम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको शायद पता होगा अरुणाचल प्रदेश में है। अगर नंदा देवी पूछ ले तो नंदा देवी की चोटी भी आपको पता होगी कहां पर है, उत्तराखंड में। तो ये यूके हो जाएगा, यूके के चमोली में। इसके अलावा राजाजी, ये भी यूके में है लेकिन यूके के ये देहरादून में पड़ता है, देहरादून में, जबकि नंदा देवी चमोली में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा है, तो ध्यान रखेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पुलिकट झील, या चिल्का झील। कौन सा रामसर स्थल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलिकट झील। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये आप जानते होंगे राजस्थान में है। सबकी जगह मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये यूपी में है, पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश में है, इसके अलावा चिल्का झील बहुत फेमस है, उड़ीसा में है। अगला है एनवायरमेंट फ्लो के द्वारा निर्धारित किया जाता है
क्या निर्धारित किया जाता है? पहली बात तो ये जो वर्ड है ना, ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट फ्लो। पैट में भले ही ना पूछे, लेकिन आरओ या पीसीएस में पूछने की संभावना बहुत है। एनवायरमेंट फ्लो क्या है? विभिन्न नदियों का वह न्यूनतम जल प्रवाह जो उसके परितंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वायुमंडल में छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसें, महानगरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले अपशिष्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं। एनवायरमेंट फ्लो को ई फ्लो भी कहते हैं। ई फ्लो। तो ये क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विभिन्न नदियों का वह न्यूनतम जल प्रवाह जो उसके परितंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। रट लीजिए ये लाइन एकदम से। अगला है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता अर्थात एनपीपी निम्नलिखित में से कहाँ उच्चतम स्तर पर पाई जाती है? वनस्थली और झाड़ी वाली भूमि, उष्णकटिबंधीय वन, दलदल और रीफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वन। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? जितने भी उत्पादक होते हैं उनके द्वारा सूर्य के प्रकाश से जितनी एनर्जी स्टोर की जाती है अपने अंदर, उसे कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता। इसके अलावा अपने चय उपापचय के बाद जितनी ये स्टोर करते हैं पेड़ पौधे, उनके चय उपापचय के बाद जो एनर्जी बचती है उसको कहते हैं एनपीपी अर्थात शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। इसका ही 10% जाता है किसमें? प्राथमिक उपभोक्ताओं में। 10%। और ये 10% वाला रूल आपको बता चुके हैं। प्रोबायोटिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद्य, एंटासिड, एंटीबायोटिक या फिर सजीव सूक्ष्मजीव एवं खाद्य संपूरक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रोबायोटिक्स के बारे में आपने सुना होगा। जितने दूध मिलते हैं पैकेट वाले, दूध दही वगैरह, ये सब प्रोबायोटिक्स के उदाहरण होते हैं। इनमें सूक्ष्मजीव मिले होते हैं जो हमारी पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रोबायोटिक्स का अर्थ ये आप रट लीजिए क्या होता है प्रोबायोटिक्स का अर्थ। स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी होती है? प्रकाश संश्लेषण, ग्लूकोज नवजनन, ग्लाइकोजेनेसिस या बाह्य स्रोत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। ये एक बड़ी कॉमन सी बात है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्लाइकोजेनेसिस ये इंसानों का होता है। अगला है पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में कौन सा अनुक्रम सही है? घटती उत्पादकता अर्थात सबसे पहले देखना है किसकी उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर लगाइए। फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। मैंग्रोव में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, इसके बाद घास स्थल में, उसके बाद झील में, फिर महासागर में। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चर्चा लायक कुछ विशेष है नहीं, और मैं अगर करूंगा भी चर्चा इन चीजों पे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। जैविक अन्योन क्रिया अर्थात बायोटिक इंटरेक्शन में किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है? मतलब इनमें से कौन सा बायोटिक इंटरेक्शन ऐसा है जिनमें एक जाति को तो लाभ और दूसरे को हानि होती है? स्पर्धा, सहभोजिता, सह परोपकारिता या परजीविता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परजीविता। कार्बन चक्र की वह कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस चला जाता है? ये बहुत सही क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में वापस जाना है तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है? उत्सर्जन एवं श्वसन, विघटन एवं पोषण, प्रकाश संश्लेषण एवं पाचन, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन। आप इसका कॉमन सेंस से आंसर आसानी से लगा सकते हैं कि पहली बात, श्वसन से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये तो सही है। अब श्वसन के साथ देख लो कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी थोड़ी ना जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्सर्जन एवं श्वसन। अगला है पारितंत्रों में पौधों के पोषण चक्र के लिए नाइट्रोजन चक्र सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। नाइट्रोजन चक्र की बात हो रही है तो ये बताना है नाइट्रोजन को पौधों में लेके आना है तो किस रूप में आती है नाइट्रोजन? अमोनिया, नाइट्राइट, नवजात नाइट्रोजन या नाइट्रेट। इसका सही आंसर रट लीजिए, बहुत आता है एग्जाम में, ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रेट। अगला है पारा और नाइट्रोजन से प्रदूषित जल के उपभोग से अगर हम ऐसे जल का उपयोग अगर हम ऐसे जल का उपभोग कर रहे हैं जिसमें पारा और नाइट्रेट की मात्रा है तो निम्नलिखित में से कौन से रोग हो सकते हैं? मिनीमाता रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑस्टियोपोरोसिस या ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ए और बी दोनों। मिनीमाता रोग भी होता है और ब्लू बेबी सिंड्रोम भी होता है। मिनीमाता रोग जापान में इसकी घटना हुई थी तो उसी के नाम पे पड़ गया है मिनीमाता रोग। अगला है कैडमियम प्रदूषण निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है? कैडमियम, ये भी काफी आता है ये क्वेश्चन, कतई रट लेना है। मिनीमाता, इटाई इटाई फ्लोरोसिस या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम।
कैडमियम प्रदूषण से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटाई इटाई रोग। चर्चा लायक कुछ नहीं है, बस रट लीजिए। टिक करो आगे बढ़ो, टिक करो आगे बढ़ो। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1972, 1980, 2002 या 2010? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2002। अगला है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? ध्यान देना है, यहाँ पर खाद्य श्रृंखला की बात हो रही है। खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटक? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपघटक अर्थात डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर सबसे ज्यादा होते हैं किसी खाद्य श्रृंखला में। अगर पूछ ले इकोसिस्टम में अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, तब क्या लगाएंगे? तब उसमें आ जाएगा ऑप्शन ए वाला अर्थात उत्पादक। वहां पर उत्पादक ज्यादा होते हैं इकोसिस्टम में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। लैंटिक दो तरह के होते हैं, लैंटिक और लोटिक। तो फिलहाल बताना है लैंटिक का सबसे बेहतर उदाहरण कौन सा है इनमें से। पॉज करिए वीडियो, आंसर लगाइए। मैं तब तक बताता हूं लैंटिक और लोटिक क्या होते हैं। एक होता है लोटिक। तो जो लैंटिक होते हैं वो दरअसल वो होते हैं वे जल निकाय जिनका पानी स्थिर होता है या फिर जिनमें पानी होता है, स्थिर होता है। फिलहाल थोड़ा बहुत पानी होता है, जैसे खाई हो गई, झील हो गई, तालाब हो गए। तो ये होते हैं लैंटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झीलें, तालाब और ताल। अगर बात करें लोटिक की, तो ये वो होते हैं जिनका पानी बहता है अर्थात फ्लोइंग वाटर। जैसे नदियों में पानी बहता होता है तो वो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो जाएंगे। इसके अलावा नाले, नालों में पानी बहता है तो वो भी किसका हो जाएंगे, लोटिक इकोसिस्टम का उदाहरण। अगला, नहरें, नहरें के अलावा झरने, ये जितने भी बहने वाली चीजें हैं ये सब होती हैं लोटिक इकोसिस्टम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल एक जीव द्वारा लिए गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है बल्कि जीवों के समुदाय में इसकी कार्यात्मक भूमिका भी होती है? कहने का मतलब ये है कि यदि किसी जीव का समूह है, कोई प्रजाति है, वो न केवल उस स्थान पे रहती है बल्कि वहां पर अपनी कार्यात्मक भूमिका भी निभाती है। तो वो क्या होगा इनमें से? इकोटोन, पारिस्थितिकी कर्मता। यहाँ कर्मता होगा, ये कर्माता नहीं होता है। और कर्मता का मतलब होता है इंग्लिश में नीश, NICH। तीसरा, निवास स्थान या आवास क्षेत्र। तो आवास तो वह स्थान होते हैं जहां पर कोई जीव या जैविक समुदाय रहता है, निवास करता है, लेकिन अपनी कार्यात्मक भूमिका अदा करता है पारिस्थितिकी कर्मता में अर्थात निश में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है तो आप रट लीजिए इसको भी। और रिपीट होते रहते हैं पीसीएस आरओ में इनमें क्वेश्चन। अगला है, एक झील में दूसरा पोषण स्तर निम्नलिखित में से कौन है? कवक, नितल जीव समूह, जू प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन? झील में दूसरा पोषण स्तर अर्थात जो जलीय पारितंत्र होते हैं उनमें पोषण स्तर होते हैं, तो उनमें दूसरा पोषण स्तर कौन सा है? जैसे स्थल पे होते हैं उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता। ऐसे ही जल में होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। जल में प्रथम पोषण स्तर कौन सा होता है? प्लवक। प्लवक या फिर इनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। ये प्रथम पोषण स्तर होते हैं। द्वितीयक में कौन से आते हैं? सेकंड में जू प्लैंक्टन। तो इसमें दूसरा ही पूछा है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन वो होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर होते हैं, अपनी खाद्य आवश्यकताओं या ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति फाइटोप्लैंक्टन पे कहते हैं। इनको हिंदी में फाइटो को कहते हैं पादप प्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन को कहते हैं जंतु प्लैंक्टन। इनको खा जाती हैं छोटी मछलियां, इसीलिए तीसरे पोषण स्तर पे छोटी मछलियां आती हैं। और चौथा स्तर पूछ ले तो फोर्थ नंबर पे बड़ी मछलियां जो छोटी मछलियों को खा जाती हैं। तो फिलहाल ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? मैन मेड इकोसिस्टम कौन सा नहीं है? एक बांध का जल, धान के खेत, वन या उद्यान? तो ये हम कल चर्चा कर चुके हैं, आप आराम से लगा पाएंगे। उद्यान भी एक मैन मेड इकोसिस्टम होता है, धान के खेत भी होते हैं, और अगर हम कोई डैम बनाते हैं वो भी मैन मेड इकोसिस्टम ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वन। अगला है, किसी पारतंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में बदलना, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को कम करना या ऊर्जा को मुक्त करना। उत्पादकों का कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑब्वियसली सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं और ये ऊर्जा को
कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित करते हैं अपने अंदर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहां बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इधर झील दी गई है कुछ और इधर उनके स्थान, तो बताना है कौन सा गलत सुमेलित है। चिल्का झील उड़ीसा में है, बता चुके हैं, तो ये सही हो जाएगा। लोकटक झील मणिपुर में है, ये भी सही हो जाएगा। मणिपुर के एक पार्क है कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, उस वो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तैरता हुआ नेशनल पार्क, और डांसिंग डियर उसी पे होता है। डांसिंग डियर अर्थात नाचने वाला हिरन। वो दरअसल उसे नाचने वाला इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब वो नेशनल पार्क जो पानी में है, हिलता है, फ्लोटिंग होता है, तो उसी से डर के वो थोड़ा कूदता है, इसीलिए उसे डांसिंग डियर कहते हैं। तो फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क और लोकटक झील, ये कहाँ मणिपुर में। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही है। सांभर झील हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि सांभर झील है राजस्थान में, और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांभर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अगला है, सुपोषण क्या है। एक सामान्य प्रक्रिया जो शुष्क भूमि को दलदलों में बदल देती है, पानी के शुद्धिकरण की तकनीक, जल के बड़े निकायों में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा, या खनिजों और पोषक तत्वों के साथ जल निकाय के तेजी से संवर्धन। यहाँ जल निकाय में होना चाहिए कायदे में, जल निकाय में पोषक तत्वों और खनिजों का तेजी से संवर्धन। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। खनिजों और पोषक तत्वों का अगर जल निकायों में सांद्रण बढ़ जाता है, अर्थात पोषक तत्व जल निकाय में ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको सुपोषण कहते हैं। और ये प्रक्रिया जो जलीय परितंत्र होते हैं उनके लिए अच्छी नहीं होती है। तो फिलहाल इकोलॉजी की जब चैप्टर वाइज सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे बढ़िया से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व पूछ रहे हैं, कौन सा है? सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी। ये भारत का पहला है क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसके अलावा सुंदरबन, ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में, आप जानते होंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। इसके अलावा मैंग्रोव वन भी है। नंदा देवी बता चुके हैं कहां पर है, उत्तराखंड में। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलगिरी। और ये क्वेश्चन वीडियो का आखिरी था, तो इसी के साथ वीडियो भी समाप्त। क्वेश्चन अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत बहुत अच्छे और बहुत हाई यील्ड इनिशिएटिव आने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो फिलहाल मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।